गुड मॉर्निंग 4 जुलाई और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर। देखिए, इसमें से पहली न्यूज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है जो कोविड-19 पैंडेमिक है इसके दौरान स्टेट गवर्नमेंट को 1 करोड़ पीपीई किट और साथ साथ में 2 करोड़ N95 मास्क डिलीवर किए गए हैं। इसके साथ साथ में अप्रॉक्स 11,000 वेंटिलेटर डिलीवर किए गए हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छे प्रयास किए गए हैं। और सबसे खास आपको यहाँ पर ये बात बता दें कि ये जो 1 करोड़ पीपीई किट है और साथ साथ में 2 करोड़ N95 मास्क हैं, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर इंडिया में ही डेवलप हुई, इंडिया में ही बनाई गई हैं। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत हमने ये पहले पीपीई किट हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, अब हम इनको इंडिया में ही क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सेकेंड न्यूज़ है कि हाल ही में इंडिया गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि 38,900 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ में, रसिया के साथ में। और रसिया के साथ में जो एग्रीमेंट साइन किया गया है ये फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम को परचेज करने के लिए साइन किया गया है। इसमें क्या होगा, यानी MiG-29 के 21 विमान, MiG-29 यहाँ पर याद रखना है आपको, MiG-29 के 21 विमान और साथ साथ में सुखोई 30 MKI के 12 एयरक्राफ्ट को परचेज करेगी कौन, गवर्नमेंट। ठीक है, ये अभी प्रेजेंट टाइम पे डिसीजन लिया गया है तब जब इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन चल रहे हैं बॉर्डर पर, गलवान वैली पर, तो उसके साथ में ये डिसीजन लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वेरियस सोशल मीडिया साइट्स पर, जैसे कि टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम और फेसबुक, और साथ साथ में यूट्यूब, जहां मिलते हैं आपको लाइव अपडेट, और ये अपडेट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू वाले पार्ट पर। इस एमसीक्यू वाले पार्ट में आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन से गवर्नमेंट ने भी हाल ही में एक इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड जो है के अगेंस्ट में एक इंस्टा लोन दिया है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक बॉक्स देता हूँ, ठीक है, इस बॉक्स में कहता हूँ कि 10 लोग जो है एक फंड जमा करेंगे, 10 लोग फंड जमा करेंगे, अप्रॉक्स 10 रुपीज़ जमा करेंगे, तो 100 रुपीज़ हो गए। अब ये 100 रुपीज़ को हम कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी सपोज दैट हम ये शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो फंड इकट्ठा हुआ है इस फंड को हम लोग बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड। अब इस म्यूचुअल फंड को मैं डेट में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल से चर्चा करें तो देखिए, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, इसके साथ में पार्टनरशिप किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। और इसने कहा है कि जो आपके अकाउंट में, आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड पड़े हैं या फिर आपके अकाउंट में इक्विटी शेयर्स पड़े हैं, तो उनके अगेंस्ट में एज अ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यहाँ पर देखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। आईसीआईसीआई बैंक आपको एज अ लोन प्रोवाइड करेगी, जिसका मिनिमम अमाउंट होगा कितना, 50,000, और मैक्सिमम अमाउंट होगा कितना, 1 करोड़ रुपीस। और ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का जो होगा इसमें 20 लाख रुपीस का फंड दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू याद रखिएगा, और साथ साथ में ये एज अ ओवरड्राफ्ट है, ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे पूछा है कि किस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अभी हाल ही में रिसीव हुआ है 3 सकोच अवार्ड, ये दिया गया है 65th सकोच समिट में। तो देखिए, इसका सही आंसर पहले हम लोग जानते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसका सही आंसर है क्या, मोन डिस्ट्रिक्ट। यानी मोन डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, तो ये है नागालैंड में। नागालैंड में इस बार के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोन नागालैंड को ये अवार्ड मिला है 2020 सकोच अवार्ड। ये सकोच अवार्ड जो है दिया जाता है किसके बारे में, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो अवार्ड दिया जाता है किस फील्ड में दिया जाता है। तो देखिए,
इस बार 3 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। सबसे पहला द सकोच क्रूडिबल अवार्ड 2020, और ये इसलिए दिया गया है ताकि इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? यानी एक ऐसा इंक्लूजन जिस सिस्टम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट यानी लो कॉस्ट पर लोगों को बैंकिंग से जोड़ना होता है, बैंकिंग या फिर गवर्नमेंट सर्विसेज से जोड़ना होता है, उसको हम लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलते हैं। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ने काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, तो इसके लिए सकोच क्रूडिबल अवार्ड 2020 दिया गया है। साथ साथ में सकोच ऑर्डर ऑफ मेरिट 2020 ये अवार्ड दिया गया है, और ये किस लिए दिया गया है? जो कोविड-19 का स्प्रेड हो रहा था, इस स्प्रेड में काफ़ी अच्छे इनोवेटिव जो रिस्पॉन्स है वो सिटीजन्स की तरफ से लिए गए हैं एसेंशियल सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए, इसके लिए दिया गया। साथ साथ में सकोच अवार्ड ऑनरेबल मेंशंस 2020 ये दिया गया है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो डिस्ट्रिक्ट में था, इसको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत काफ़ी इसको रिड्यूस किया गया है, इसलिए। अब हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करते हैं सकोच अवार्ड क्या होता है। देखिए, सकोच अवार्ड एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कंट्री में दिया जाता है फॉर अ पब्लिक सर्विस के लिए। दिया किसकी तरफ से दिया जाता है? ये जाता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, सकोच ग्रुप की तरफ से। ठीक है, ये अवार्ड जो है कवर करता है बेस्ट एफर्ट इन द एरिया डिजिटल फाइनेंशियल एंड सोशल इंक्लूजन की तरफ। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2003 में। इसके चेयरमैन हैं समीर खोचर, और साथ साथ में इसका हेड ऑफिस है कहाँ पर? गुड़गांव, हरियाणा में। ठीक है, तो ये हमने डिटेल से चर्चा की सकोच अवार्ड के बारे में। यहाँ पर ये याद रखना है आपको, मिला किसको है? तो मिला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोन नागालैंड को। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि अभी हाल ही में इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका क्या नाम है, जिन्हें रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है यूएन एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन इन जिनेवा में। तो सबसे पहले हम इसका आंसर जानते हैं, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए, इसका सही आंसर है इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे जो एक आईएफएस ऑफिसर हैं, इन्हें इंडिया का एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है, एक एम्बेसडर बनाया गया है यूनाइटेड नेशंस की वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपने सुना होगा यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अपने WHO है, यूनेस्को है, ठीक है, यूनिसेफ है, तो इन सब में जो जिनेवा में जहाँ का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर ये इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन आप भाई बताइएगा, क्या जो WTO है यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि भाई हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस स्टेट के FRBM एक्ट 2005 के तहत बोरोइंग लिमिट को 3% से 5% तक बढ़ाने का डिसीजन अप्रूव किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में इसका आंसर जानते हैं, फिर इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो इसका आंसर है क्या? तेलंगाना। अब FRBM एक्ट क्या होता है और कैसे इसमें डिसाइड होती है बोरोइंग लिमिट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, FRBM का सबसे पहले हम फुल फॉर्म जानते हैं। तो FRBM का फुल फॉर्म होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। यानी जो गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट होता है, उस फिजिकल डेफिसिट को ये बताता है। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट का जो मानना था कि हम लोग यानी 2020 तक इसको 3% तक करेंगे, तो अब जो कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है, इस पैंडेमिक के दौरान इसे बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया है? तो इसे कर दिया गया है 3%। ठीक, नहीं, पहले 3% था, अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 5%, यानी 5% तक फिजिकल डेफिसिट्स के तेलंगाना गवर्नमेंट क्या कर सकती है? बोरोइंग कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। ठीक, अब इससे तेलंगाना गवर्नमेंट की जो बोरोइंग लिमिट है 20,000 करोड़ रुपीस जो है वो क्या हो जाएगी? इनहेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन से स्टेट ने
सबुजा ओडिशा सबुजा जो है स्कीम्स लॉन्च की है, तो इसका सही आंसर क्या है? ओडिशा। ओडिशा ने अभी हाल ही में सबुजा ओडिशा ये स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत है क्या? इसके अंतर्गत है, उड़ीसा ने भी हाल ही में कहा है कि हम लोग इंक्रीज द ग्रीन कवर थ्रू द एक्सटेंसिव प्लांटेशंस। ये किया जाएगा 1,30,264 हेक्टेयर्स में प्लांटेशन किया जाएगा, जिसके तहत ये स्कीम चलाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है आपको। और प्लांटेशंस के लिए 2,660 लोकेशंस फाइंड किए जाएंगे जहां पर ये प्लांटेशन किया जाएगा। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ। ये इनिशिएटिव लिया गया है, कैंपेन चलाया गया है रिड्यूस एयर पोल्यूशन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट, यानी जहां पर एयर पोल्यूशन सर्दियों के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, स्मॉग हो जाता है, उस एरिया में पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का एक इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें जो दिल्ली गवर्नमेंट के एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये इन्फॉर्म किया है कि पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, इसका एक कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। और ये जो हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवे है 20, इसके आसपास में एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए लगभग 31 लाख जो है प्लांटिंग किए जाएंगे। ठीक है, तो प्लांटिंग से क्या होगा, यानी जब प्लांट्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन्स को हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ोतरी मिलेगी और हमारी जो एयर्स है वो काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि एयर्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है सर्दियों के टाइम पर और स्मॉग बन जाता है। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है वर्चुअल क्लासरूम एड, है ना? इसका नाम क्या है? मोबाइल मास्टर जी। ठीक है, तो मोबाइल मास्टर जी का इनिशिएटिव लिया गया है। ये किसकी तरफ से? तो ये लिया गया है आईआईटी कानपुर की तरफ से। ये चीज़ याद रखना है आपको। अच्छा, आईआईटी कानपुर की तरफ से ये लिया गया है मोबाइल मास्टर जी क्लासरूम। तो अब ये वर्चुअल क्लासरूम होगा, जैसे ही आप अपने घर पे बैठ के क्लासरूम्स को अटेंड कर पाएंगे और टीचर्स यहाँ पर आपको इस सेटअप्स के दौरान आपको टीच कर पाएंगे, आपको दे पाएंगे लेक्चर्स वगैरह। ठीक है, तो यूजिंग स्मार्टफोन्स। तो ये डेवलप किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। और इसका जो मेन एम होगा, मेन एम है कि रूरल स्कूल्स जो है वहाँ पर हम टीचिंग्स और लर्निंग को जो चैलेंजेस चल रहा है पेंडेमिक के दौरान, इसको हम लोग रिड्यूस कर सकें। खैर, अभी जो कोविड-19 इम्पैक्ट चल रहा है, इसके दौरान किसी भी स्टूडेंट का पढ़ने का खास मन तो करता नहीं। ठीक है, बहुत ही कम पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है सॉरी कि इंडिया अभी हाल ही में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कौन सी पोजीशन पर पहुंच गया है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है फिफ्थ पोजीशन पर पहुंच गया है वर्ल्ड में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करें। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंडिया, चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड और रसिया के बाद 5th पोजीशन पर है। ये रिपोर्ट जारी की गई है किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। अच्छा, अब आप पूछेंगे कोविड-19 का जो इम्पैक्ट चल रहा है, इसके दौरान इतना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे आया? तो इंडिया में मेजर इन्वेस्टमेंट हुए हैं स्टॉक मार्केट में एफआईआई की तरफ से, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ से, और इंक्लूडिंग एफडीआई भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसमें आप देख लीजिए रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में लगभग, मैंने काफ़ी आपको बताए हैं, लगभग 11th जो है इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो इंडिया में लगभग $25 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है क्वार्टर जून में आ गया है। ठीक है, तो एफडीआई जो फ्लोज है ये लगभग 65% टोटल कैपिटल का इनफ्लो हुआ है, जिसके कारण इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए हैं और ये लगभग प्रेजेंट टाइम पर $500 बिलियन के आसपास हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि किस स्टेट ने भी हाल ही में बलराम स्कीम्स को लॉन्च किया है और ये प्रोवाइड करेगा क्रेडिट
किसको? लैंडलेस फार्मर्स को। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका सही आंसर है, यानी उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बलराम स्कीम्स, और इसके तहत क्रेडिट दिया जाएगा 1040 करोड़ रुपीस का ये फंड रखा गया है, और जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको ये क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, ये कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक प्रेजेंट टाइम पर चल रहा है, इस टाइम पर लैंडलेस फार्मर्स को कोई समस्या ना हो, इसके लिए ये बलराम प्रोजेक्ट्स लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि कौन से बैंक ने भी हाल ही में ये लॉन्च किया है जिप ड्राइव। जिप ड्राइव एक लोन है, और ये लॉन्च किया गया है किसकी तरफ से? HDFC बैंक की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है यस बैंक, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जिप ड्राइव जो लोन है ये दिया गया है कस्टमर्स की तरफ से। क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए HDFC बैंक ने भी हाल ही में जिप ड्राइव एक ऑनलाइन इंस्टेंट लोन, ऑटो लोन के लिए लॉन्च किया है ये स्कीम, और इसके तहत इनका फोकस होगा 1000 सिटीज़ में कि ऑटो लोन्स को किस तरीके से बढ़ाया जाए। देखिए प्रेजेंट टाइम पर ऑटो लोन की बात करें तो ऑटो सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा डिमांड गिर गई है। कोरोना वायरस के पैंडेमिक के चलते काफ़ी ज़्यादा डिमांड में गिरावट आई है, तो जिसके चलते डिमांड को बढ़ाने के लिए बहुत सारी बैंक जो हैं अब धीरे धीरे नए नए स्कीम्स लॉन्च करेंगी। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें कि जो जिप ड्राइव स्कीम्स हैं ये आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश और साथ साथ में केरला में ये जो है स्कीम्स अभी अवेलेबल कराई जाएगी टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ में। ठीक है, आगे बात करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टैटिक जीके का पार्ट, और स्टैटिक जीके में है आज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अभी कुछ डिस्कस नहीं किया था। खैर यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे यानी इसके कैपिटल की। तो कैपिटल जानते हैं आप, इसका क्या है? भोपाल। और भोपाल यानी राजा भोज का नगरी है, आप लोग जानते होंगे राजा भोज। और इसके साथ साथ में सीएम यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर शिवराज सिंह चौहान, और साथ साथ में गवर्नर का देखिए मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ दिया है, क्योंकि मैं हाल ही में कल जो न्यूज़ आ रही थी उसमें प्रेजेंट टाइम पर जो वहाँ के गवर्नर थे लालजी टंडन, उनकी हेल्थ इश्यूज के कारण अभी हाल ही में जो टेम्परेरी बेस पर चार्ज संभाला है वो उत्तर प्रदेश की जो अभी प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, उन्होंने ये चार्ज संभाला है। देखिए इस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। एरिया के हिसाब से दूसरे नंबर पर है, पॉपुलेशन के हिसाब से 5th पोजीशन पर है इंडिया में। डेंसिटी यहाँ की है 240, और साथ साथ में लिटरेसी रेट है 69% अप्रॉक्स, और सेक्स रेशियो जो है 931। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो विधानसभा है वहाँ पर है 231 विधानसभा सीटें हैं, और साथ साथ में लोकसभा की सीटें हैं 29 और राज्यसभा की सीटें हैं 11। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब हम इसके बारे में आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, यानी जो मध्य प्रदेश होगा उसके अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी लॉकडाउन के दौरान स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।